आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। क्या इस बदलते युग में गरीब, मजदूर, बेबस और लाचारों की मदद करना, उनके हक के लिए आवाज उठाना जुर्म है? कुछ ऐसा ही मालूम पड़ा जब 30,000 कर्मचारियों की आवाज उठाई पंकज शर्मा ने, मानो जैसे उन्होंने कोई जुर्म कर दिया हो। जी हां, पंकज शर्मा को सिर्फ इसलिए टर्मिनेट किया गया क्योंकि वह 30,000 कर्मचारियों की हक की आवाज उठा रहे थे। उन्होंने दिल्ली में डीटीसी की 5,000 बसें वापस लाने और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का समान काम समान वेतन लागू करने की मांग उठाई। पंकज शर्मा इस लड़ाई में अकेले हैं। इस मिशन में सफलता पाने के लिए उन्हें सबका साथ चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में पंकज शर्मा ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज में। इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी आज गोकुलपुरी विधानसभा में और मेरे साथ है डीटीसी के एक ऐसे सोशल वर्कर जो लगातार डीटीसी के कर्मचारियों के लिए आवाज उठाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी सर। सर आपका नाम बताइए पहले। मैं जी पंकज शर्मा हूँ, नोएडा डिपो में चालक के पद पर कार्यरत था जी। और अभी फिलहाल में दीपावली से अगले दिन मेरे को विभाग से एक लेटर जारी करके टर्मिनेट कर दिया गया है। जी। और तो मैंने काफी इसके लिए प्रयास किया कि भाई जो हमारे साथ अन्य कर्मचारी थे उनको भी एक लेटर दिए गए, परंतु विभाग को लगा कि भाई पंकज शर्मा की आवाज आगे तक जा रही है और ये नहीं जानी चाहिए, जिस कारण मेरी आवाज दबाने के लिए मुझे विभाग से निष्कासन के लिए लेटर एक दे दिया गया है। जिस तरह हमारी लगातार पंकज जी से बात हो रही है, हम एक एक चीज जानेंगे कब वो डीटीसी में भर्ती हुए, कब से उन्होंने ड्राइवरी करी, क्या क्या कौन कौन सा डिपो चेंज किया। सर मेरा पहला सवाल, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह डीटीसी की अगर हम बात करें तो काफी दिक्कतें हो रही है, और आपकी पहली ड्यूटी कहाँ लगी, तो मुझे वो बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने नंदनगरी डिपो से ज्वाइन किया था 2019 में 14 जुलाई से। 14 जून से मैं 2019 से नंदनगरी डिपो में सेवाएं लगातार दे रहा था और मेरा विभाग में जो कार्य था वो बहुत अच्छा था। साल में अपनी ड्यूटियां पूरी करता था। सब तरीके से मतलब किसी भी चीज की मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अपनी विभाग को, दिल्ली की पब्लिक को पूरी तरीके से अपनी सेवा देता था और किसी चीज में अपनी कमी नहीं छोड़ता था। परंतु हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ कमी रह गई, वो कमी ये रह गई कि हमारी जो सैलरी है, आज परमानेंट कर्मचारी के लगभग आधी भी सैलरी नहीं है। तो उसकी हमने समस्या सरकार और अधिकारियों से बताने का प्रयास किया, जिसमें कर्मचारियों की सुनी नहीं जाती है। मुझे ये मालूम है कि दिल्ली परिवहन निगम में किसी भी डिपो में हो, चाहे दिल्ली का कोई भी डिपो हो, अगर एक छोटे कर्मचारी की कोई समस्या है तो उसकी समस्या नहीं सुनी जाएगी और जो ऊंचे स्तर पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो अपनी चलाते हुए उस कर्मचारी के साथ व्यवहार करेंगे। अगर वो शोषण झेलता रहा तो वो लगातार जारी रहेगा, ड्यूटी अपना करता रहेगा। जिस तरह आपने अभी कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारी में क्या फर्क है, तो थोड़ा सा बताएंगे। कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारी का मैं सबसे पहले आपको फर्क बताऊं। जो पक्के कर्मचारी हैं उनको लगभग मंथ में 80,000 रुपए सैलरी मिलती है और कच्चे कर्मचारी को 18 से 20,000 रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा कुछ भत्ते भी हैं, जिन भत्तों को मैं था देश की राजधानी डीटीसी की हम बात करें, कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारी में जो आपने फर्क बताया, थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए सर। डिटेल का फर्क ये है कि देखो, सबसे पहले जो पक्का कर्मचारी है उसकी सैलरी लगभग 80,000 रुपए है और कच्चे कर्मचारी की सैलरी मात्र 18 से 20,000 रुपए, जिसमें उसे पूरे अपने परिवार का खर्चा चलाना पड़ता है। देखो, कहीं भी अगर बोलने की किसी में क्षमता आती है वो तभी आती है जब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। अगर आर्थिक रूप से मजबूत हो तो वो किसी के लिए भी कहीं भी लड़ने के लिए तैयार होगा, लेकिन अगर उसकी आर्थिक स्थिति ही खराब होगी तो वो कहीं भी नहीं बोल सकता है। हमारे देश के नेता हैं, प्रत्येक नेता की आर्थिक स्थिति मजबूत है, जिस कारण वो किसी के लिए भी और किसी के खिलाफ भी बोल जाते हैं। लेकिन अगर एक कर्मचारी बोलने का प्रयास करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जिस कारण उसको दबाने के लिए उसको विभाग से निष्कासित कर दिया जाएगा। और भी मैं कुछ बताता हूं। देखो, पक्के कर्मचारियों को साल में 6 महीने काम करना पड़ता है और 6 महीने उनको आराम। 6 महीने काम करने के बाद, 6 महीने आराम करने के बाद उनको पूरे साल की सैलरी मिलती है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी साल में जितने दिन उसने अपनी सेवाएं दी हैं उसको उतने दिन की सैलरी मिलेगी। अब देखो, साल में टोटल कितने रविवार होते हैं? 52 रविवार हो गए। सरकारी कर्मचारी को सेकंड सैटरडे का भी और शनिवार संडे को रेस्ट मिलता है, तो 52 शनिवार हो गए
कुल मिला के 30 पीएल हो गई, 15 सीएल हो गई, 31 उनके जो है फेस्टिवल लीव हो गए, 10 मेडिकल लीव हो गए, 2 ऐच्छिक और 2 कलेक्टर द्वारा जारी कर दिए जाते हैं साल में। टोटल 194 दिन उनका अवकाश रहता है और जिसमें मात्र 171 दिन उनको कार्य करना पड़ता है। अब 171 दिन कार्य करने के एवज में उस कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को तो पूरे साल नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन वो 171 दिन करेगा, पूरे साल का मेहनताना उसको मिलता रहेगा, पूरे साल की उसको क्या देश की राजधानी दिल्ली में जब सरकार, इससे पहले आम आदमी सरकार रही, अब बीजेपी है मौजूदा सरकार, क्या लगता है दोनों में कुछ रूल चेंज हुए या नहीं हुए? देखो, रूल सेम टू सेम कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, रूल दोनों में सेम चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में बसें लाई गई, जो प्राइवेट बसें आई थी, एक भी गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी बस नहीं आई, जबकि केंद्र सरकार ने इन बसों को लाने के लिए फंड रिलीज किया। वो फंड, अब वो कहो तो आप चाहे प्राइवेट लालाओं के लिए मान लो या फिर इन नेताओं का ही मान लो, इन नेताओं की अपनी बसें चल रही हैं, इन प्राइवेट लालाओं की बसें चल रही हैं, इन ड्राइवरों पर किलोमीटर का दबाव बनाया जाता है, जिस कारण वो रोड पर, स्टैंड पर कई बार सवारियां छोड़ देता है। आपकी एक बात हुई थी जब आतिशी मारेना जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी 5 महीने के लिए, तो उस दौरान आपने एक आतिशी मारेना से क्वेश्चन जो किया था दिल्ली के सभी ड्राइवरों के हित में, क्या लगता है आतिशी मारेना ने सच कहा था या झूठ? देखिए, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार दोबारा से बन गई तो ये 100% लागू हो जाएगा, नहीं बनी तब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए सब लागू करके जा रही हूँ, और दूसरी सरकार हमारी दोबारा बने या ना बने, परंतु ये आपका लागू हो जाना है। पिछले साल हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी आतिशी मारलेना ने, उन्होंने 25 नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया, जिस सर्कुलर में सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की 29,250 रुपए कंडक्टर की और 31,000 कुछ रुपए 32,918 रुपए ड्राइवर की सैलरी बेसिक डीए लागू कर दी गई थी, पर मिल रही है? अभी किसी भी कर्मचारी को नहीं मिल रही वो सैलरी। अगर ये मिल रही होती तो ये मेरा टर्मिनेशन लेटर नहीं बनता, अगर ये सैलरी मिल रही होती तो ये मेरा टर्मिनेशन लेटर भी नहीं बनता, क्योंकि मुझे इस चीज के लिए आवाज उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सर, आपने आतिशी मारना जी को एक धन्यवाद भी कहा, तो कुछ सैलरी जब बढ़ी थी कर्मचारी का, आपने क्या धन्यवाद किया, थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे? हम उनके पास गुलदस्ता लेके गए थे और दिल्ली सचिवालय में गए, हम बहुत सारे कर्मचारी थे, जब गए थे हमारे अंदर सभी के अंदर एक खुशी सी हो गई थी कि भाई आप सभी का जो है ये बेसिक डीए हमारा लागू हो गया है, तो अब भाई हमें एक बार धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। परंतु भाई सब कुछ हमारे किए कराए पर पानी, सपना था एक हमसे या तो कहिएगा कि गलती हो गई या कुछ भी कहो, पर हम आज बहुत पछता रहे हैं कि हमारे साथ न्याय ना हो गया। आपने एक ये भी कहा था कि देश की राजधानी दिल्ली में जैसे बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी के आप समर्थन भी रहे हो, एक सोशल कार्यक्रम के लिए काम भी करते थे। क्या जिस तरह आप वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात करते, लगातार उनके पास अब गए भी, तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि दिल्ली में लगातार हम दिल्ली का चेहरा बदलेंगे, टीटीसी का चेहरा बदलेंगे, लगता है ऐसा हुआ? ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ है, और हमें जो पिछले 14-15 सालों से मिल रहा है वो एक चीज बहुत अच्छी मिल रही है सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को, और वो है आश्वासन। जी, पिछले 15 साल से इसी आश्वासन पे जी रहे हैं। पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नौकरी को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ये आश्वासन किसी भी कर्मचारी को मिलना बंद नहीं हुआ। जी, मेरा सवाल है, जिस तरह आपने सर एक अभी वीडियो वायरल, आपने जिस तरह भी आपने ये कहा था कि डीटीसी हेडक्वार्टर से अभी कुछ सैलरी जो रिलीव होगी वो समान वेतन लागू होगा या नहीं? ये जो है हमारी यूनियन के जो अध्यक्ष जी हैं उनके द्वारा मुझे सूचना मिली थी कि भाई सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों की सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाली है और 8वां वेतन। ऐसा तो आम आदमी पार्टी की जो पूरे मुख्यमंत्री रही आतिशी मारने ने खुद बुराड़ी डिपो में आपने खुद कहा था कि मैंने जो उनसे क्वेश्चन किया था, उन्होंने जो सैलरी जो बढ़ाई थी, लगता है समान वेतन आम आदमी पार्टी ने कर, लगता है और बीजेपी कर पाएगी नहीं, मुझे वो बताइए थोड़ा सा। देखो ये सरकार की नीति है, वो सरकार जारी करना चाहे तो वो एक दिन में कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, और ना करे तो फिर पूरे 4.5 साल बाद कहे कि भाई आप हमारे लिए मेहनत करो, चुनाव प्रचार करो और हम तुम्हारे लिए। आपने वो किया? बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या मिला आपको? हमें टर्मिनेशन मिला, विभाग से नोटिस जारी कर दिया गया। कुछ तो सर वजह होगी ना जो टर्मिनेट निकाल, क्या वजह रही, मुझे थोड़ा सा बताइए। वजह ये रही है कि पिछले 4 जुलाई को एक मेरे को लेटर जारी कर दिया गया था, जिसमें दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से ये मुझे कहते हुए लेटर जारी किया गया कि
मैं दिल्ली के सभी दर्शकों से दिखाना चाहता हूँ, ये वो लेटर है जिस तरह दिवाली को सबको खुशियां मिलती है और हमारे दिल्ली के एक परिचालक जो डीटीसी के कॉन्टेक्ट कर्मचारी ड्राइवर थे नोएडा डिपो में, आज उनको दिवाली की इतनी बड़ी जो खुशी मिली है, इस सरकार को पूरी तरह धन्यवाद कहना चाहता हूं। मैं एक बार दर्शकों से दिखाना चाहता हूँ डीटीसी के जितने कॉन्टेक्ट कर्मचारी 30,000 कर्मचारी, आप देखिए जिस तरह पंकज जी के साथ पंकज शर्मा के साथ जो खिलवाड़ किया है दिल्ली सरकार ने। क्या लगता है देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह का जो सरकार चला रही है, जो इनके फेस्टिवल थे सरकार बनाने से पहले, जो विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर सुरक्षा की बात होगी, डीटीसी की सैलरी बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का करेंगे, लगता है ऐसा कुछ हुआ? मुझे बताइए थोड़ा सा। ऐसा अभी तक किसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के साथ नहीं हुआ, ना किसी की सैलरी बढ़ी है। और मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार और हमारे अधिकारी अगर ये सोचते हैं कि भाई इनको ये घोड़े और खच्चर मिले हुए हैं, एक डीटीसी का या घोड़े और खच्चर में क्या फर्क है मुझे बताओ। घोड़े और खच्चर में ये हो गया कि घोड़ा तो होता है एक आदमी जी, जो घोड़ा होता है वो एक आदमी होता है, खच्चर होता है ना आदमी और ना औरत, जी, बीच का उसको मान लिया गया है ड्राइवर। और दिल्ली जैसे शहर में ड्राइवर को उस बीच वाली स्थिति पर ला करके छोड़ दिया है, जो अपने हक के लिए ना तो आवाज उठा सकता है ना बोल सकता है। आप शोषण झेलते रहो, काम करते रहो। मैं तो चाहता हूं कि सरकार ये शोषण आम आदमी पार्टी के दौरान भी झेल रहे थे, आप कांग्रेस पार्टी के दौरान भी झेलते, पर और अभी बीजेपी सरकार, जो आपकी मौजूदा सरकार है बीजेपी, क्योंकि आपने बीजेपी सरकार के लिए काम भी करा था, आपको लगता था बीजेपी कहीं ना कहीं मुझे समर्थन करेगी, समर्थन का जो आपको फल दिया वो पूरी दिवाली आपकी जैसे मने, वो तो पूरी दिल्ली को पता है, पूरे डीटीसी के यूनिट को पता है, डीटीसी के जितने आपके फ्रेंड सर्कल में सबको पता है। मेरा सवाल है, जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में चाहे वो कंडक्टर हो चाहे ड्राइवर हो, 843 रुपए में घर कैसे चलता मुझे वो बताइए थोड़ा सा। देखिए 843 रुपए में घर नहीं चलता है, मजबूरी सभी ड्राइवर और कंडक्टर की है। दिल्ली के अंदर जितने भी ड्राइवर और कंडक्टर काम कर रहे हैं सबकी मजबूरी है। सब चाहते हैं कि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, हमारी सैलरी बढ़ जाए, परंतु प्रयास करने पर जिसने भी प्रयास किया उसको ये फल दे दिए गए हैं। जिसने भी प्रयास किया गया, हमारी सरकार और हमारे डीटीसी के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि कोई भी अपने हक के लिए बोले, और बिल्कुल मतलब चाहते ही नहीं है कि कोई भी अपने हक के लिए आवाज उठाए, और जो आवाज उठाने की कोशिश करे उसकी आवाज दबा दी जाए। सर मेरा एक सवाल है, जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में 2024 की बात करें, आम आदमी पार्टी के दौरान 3 दिन की हड़ताल हुई थी डीटीसी के अंदर, उसमें भी आपका रोल आया था कि जो महिला जो डीटीसी की परिचालक थी, मैं सरोजनी डिपो की बात कर रहा हूँ, वहां पे कुछ आरोप लगे थे आपके ऊपर, क्या लगता है वो सही थे गलत थे? देखो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, क्योंकि जो आदमी अच्छाई के लिए कार्य करेगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो मुझे पता है या ऊपर वाले भगवान को पता है, बस मैं इतना जानता हूं। अगर मैंने गलत किया होगा तो भगवान मुझे इसकी सजा जरूर देना, परंतु मैं सिर्फ सरकार से और डीटीसी के अधिकारियों से यही चाहता हूं कि किसी भी कर्मचारी की आवाज ना दबाई जाए, उसकी आवाज सुनी जाए। जब मेरी इतनी भी आप लगातार ड्राइवरों के हित में खड़े हो, आपको काफी दिक्कतों का सामना बढ़ रहा है, आपको लगातार धमकियां भी आ रही, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए अगर मुझे इन चालकों का और डीटीसी के कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलता तो आज मैं आपके बीच में ये अपनी बात बोलने लायक भी नहीं बचता। हमारे नोएडा डिपो से भी और दिल्ली के अन्य कई डिपो से लगभग 30 से 40 कर्मचारियों ने मुझे सहयोग दिया, मेरी आर्थिक मदद की, और मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर मदद नहीं कर पाते तो मैं नहीं बोल पाता। क्या देश की राजधानी दिल्ली के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर हैं वो आपको स्पेशल आपको आपके समर्थन में है या नहीं? देखिए मैं कहता हूं कि कुछ लोग जो है कांग्रेस के समर्थन में होते हैं, कुछ लोग बीजेपी के समर्थन में यहाँ पे होते हैं। कांग्रेस और ना तो बीजेपी की पार्टी, बात बात हो रही है रोजगार की। बात ये जिस है- तरह आप बेरोजगार होकर आप घर बैठे हो, डीटीसी महकमे से आपको टर्मिनेट करते हैं, उसका सवाल है क्या देश की राजधानी दिल्ली के 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी आपको समर्थन दे रहे हैं या नहीं? मुझे ये सवाल। देखो 30 के 30,000 का तो नहीं कह सकता, लेकिन दिल्ली के प्रत्येक डिपो में से मेरे साथ समर्थन भी है, और कुछ जो ऐसे कर्मचारी है जो नहीं चाहते कि पंकज शर्मा की आवाज कहीं तक पहुंचे, जो नहीं चाहते पंकज शर्मा वो चेहरा बने जिसे लोग जान सके, पंकज शर्मा वो चेहरा बने जिसकी वजह से कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि पंकज शर्मा को क्रेडिट मिल जाए। इसलिए मैं बताना चाहूंगा पंकज शर्मा एक वो चेहरा बन चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली के लिए, डीटीसी के महकमे एक चेहरा ऐसा बन चुके हैं जो लगातार डीटीसी के छोटे छोटे कामों के लिए एक सवाल उठाते। पंकज जी मेरा एक आखिरी सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली के जो कंडक्टर की बात करें, पिछले 2-3 साल से लगातार ट्रेनिंग करके बैठे, लगता है कि आप उनको समर्थन दोगे या नहीं?
देखिए, दिल्ली सरकार ने 5,000 बसों को लाने का वादा किया। अगर ये 5,000 बसें जल्द से जल्द आ जाती हैं तो जो ट्रेनिंग करके कंडक्टर बैठे हुए हैं उनको भी काफी उम्मीदें बन जाएंगी, क्योंकि 5,000 बसें काफी संख्या में होती हैं और दिल्ली के जो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के कंडक्टर हैं वो लगभग 1400 से 1500 से फालतू हैं। तो अगर 5,000 बसें आएंगी तो वो सारे 1400-1500 कंडक्टर वो भी एडजस्ट हो जाएंगे और उनकी आवाज भी सरकार तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। उनमें से भी कुछ साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ लगातार जुड़े रहते हैं और बात करते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली के ड्राइवर को कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ से? भाई, मेरा आखिरी सभी दिल्ली के ड्राइवर से सवाल है कि दोस्तों, एकता में वो शक्ति है कि आप किसी भी चीज को झुका सकते हो, लेकिन अगर आप अकेले किसी आदमी को छोड़ दोगे ना तो भाई कुछ नहीं होगा, ना आपका में कुछ होगा ना मेरा कुछ होगा। क्योंकि मैं आपके बीच में से चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में से कोई एक आपके बीच में से चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आप अपने परिवार के लिए और मैं अपने परिवार के लिए, एक जितना हमारे देश के लिए एक प्रधानमंत्री की जरूरत है उतनी ही हमारे परिवार के लिए हम सभी की जरूरत है। तो दोस्तों, हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए और इकट्ठे होकर अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं धन्यवाद सभी। मिस लगातार